गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑफलाइन वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग फर्स्ट का गद्य भाग का पाठ पहला, जिसका शीर्षक है धूल यानी धूल पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसकी विषय वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस धूल पाठ के लेखक श्री रामविलास शर्मा, जिनका जीवन काल 1912 से 2000 ईस्वी तक रहा, तो इस पाठ से पढ़ने से पूर्व हम इस धूल निबंध के लेखक श्री रामनिवास शर्मा का जीवन परिचय या उनका जीवन काल में किया गया कार्य जो हिंदी के प्रति समर्पित किया इन्होंने गद्य रचना के अंतर्गत, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें और इनके जीवन परिचय को समझने का प्रयास करें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रामविलास शर्मा का जीवन परिचय। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाई। उस शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के लिए अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापन यानी पढ़ाने जिसे कह सकते हैं अपन, या अध्यापन कह सकते हैं। प्राध्यापन काल में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की यानी प्राप्त की। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए, यानी इन्होंने आलोचना के अनेक निबंधों की रचना की। रामविलास शर्मा प्रगतिशील यानी हिंदी के गद्य के विकासशील जिसे कह सकते हैं, आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, यानी आलोचना के निबंध लिखने में उनकी सबसे पहली अहम भूमिका मानी जाती है। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका पूरा नाम निराला था, के काव्य को नए निष्कर्ष पर रखा। आइए हम जानते हैं उनकी कृतियाँ, जिनके द्वारा लिखित पुस्तकें। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियाँ हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना जिसके 3 खंड यानी 3 भाग है, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी जिसकी भी 3 खंड है, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध के वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों से सोए जाग उठे एक कविता का संग्रह, पाप के पुजारी एक नाटक है उनके द्वारा रचित है, 4 दिन एक उपन्यास है और अपनी धरती अपने लोग जो एक आत्मकथा है। ये सारी इनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियाँ हैं यानी पुस्तकें हैं। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया, यानी विभिन्न प्रकार के इनको पुरस्कार भी मिले। पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रचार हेतु दान कर दी, यानी इनको जितनी भी पुरस्कार के अंतर्गत राशियाँ मिली वह राशि उन्होंने आम जन की शिक्षा के प्रसार के लिए जो साक्षरता अभियान चला जाता है, उस अभियान के अंतर्गत इन्होंने सारी अपनी पुरस्कार की राशि को दे दी। इन्होंने कई मुहावरों और लोकोक्तियों, देसी शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरणों से लिए सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महामत्या की उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है, मिट्टी की महिमा के बारे में बताने का प्रयास किया है। अपनी किशोर यानी अपनी बाल्यकाल और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे, यानी उनके जीवन काल उन्होंने पहलवानी भी बहुत खेली है। डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों जहाँ पहलवान अपने कुश्ती का
दंगल दिखाता है। गांवों और शहरों की जीवन जगत की भी शेयर कराते हैं, यानी गांवों का वो भ्रमण भी करा रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। साथ ही धूल से तात्पर्य मिट्टी से कहा गया है कि नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चुकते, यानी उन्होंने मिट्टी की इतनी महिमा बता दी कि उस मिट्टी के कारण अपने देशवासी उससे अपना प्रेम करना लगते। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक माने पढ़ने वाला धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेगा, यानी उक्त पंक्ति के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं कि यदि ये पाठ पढ़ लें उसके बाद जो भी पाठक होगा वो मिट्टी की महिमा के बारे में जरूर पहचान कर लेगा। तो आइए हम जानते हैं रामविलास शर्मा द्वारा लिखित धूल निबंध जो ग्रामीण अंचल की महिमा को बताने का प्रयास करता है, यानी ग्रामीण संस्कृति को बताने का प्रयास करा है। तो देखिए सबसे पहले मिट्टी शब्द का तात्पर्य हमने पढ़ा है। तो आइए हम जानते हैं कि इस धूल निबंध के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस पाठ के माध्यम के अंतर्गत पूरा का पूरा ग्रामीण संस्कृति को बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से लोग ग्रामीण संस्कृति के द्वारा लोगों में कैसे जागृति हो और लोग किस प्रकार से उनके प्रति अपनी भावना समर्पित कर सके। तो देखिए इस मिट्टी के अंतर्गत लोगों को बताने का प्रयास किया है कि एक तरफ जो शहरी जो लोग होते हैं और एक तरफ ग्रामीण लोग होते हैं, उन लोगों के अंतर्गत जो रहन सहन का जो तरीका है उनको भी बताने का प्रयास किया है। क्योंकि कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो मिट्टी की महिमा के बारे में नहीं जानते, वे मिट्टी को अपना गर्द मानते हैं या गंदी धूल मानते हैं, उससे बचना चाहते हैं। तो उनको भी प्रेरणा के तौर पर बताने का प्रयास करें कि मिट्टी की महिमा बहुत है, ये हमारे जीवन के अंतर्गत सब कुछ है। तो आइए इस पाठ के द्वारा और कुछ जान लेते हैं, उससे पूर्व हम उसकी महिमा के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कहते हैं कि मिट्टी हीनता की नहीं, यानी धूल हीनता की नहीं, महिमा का प्रतीक है। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति और स्नेह प्रकट करने के लिए इसे माथे पर लगाते हैं। सती, योद्धा या जन्मभूमि पर लौटने वाले प्राणी सभी इसे नतमस्तक पर करते हैं, यानी इसे प्रणाम करते हैं या इस मिट्टी को हमारी मिट्टी को शरीर पर लगाकर उसको आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं कि हमारी जो देशभक्ति की मांग है, हम इस धूल से जुड़े हैं। हम कांच को प्यार करने वाले सभी लोग धूल की लिपटी हीरे की चमक की उनको क्या पहचान। एक दिन ये हीरे अपनी अमरता के प्रमाण देते हैं, यानी जो मिट्टी के पलकर जो बड़ा होता है वही देश का बहुत बड़ा नाम कर देता है। तो आइए इसी सारांश के आधार पर हम आगे धूल पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें और इस निबंध को पढ़कर इसकी विषय वस्तु को समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने जीवन परिचय के अंतिम पंक्तियों के अंतर्गत इस पाठ की विषय वस्तु को बताने का प्रयास किया। तो आइए पाठ्य पुस्तक देखें। पाठ का शीर्षक है धूल। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। अब देखिए धूली भरे से तात्पर्य होता है मिट्टी से भरे हुए हीरे कहलाए। अब मिट्टी की महिमा किसकी तरफ है, बालक किस प्रकार से हीरे की तरह चमक दिखलाता है, उसको इस पाठ्य की विस्तृति के माध्यम आगे जानने का प्रयास करते हैं। हीरे के प्रेमी को शायद उसे साफ सुथरा हीरा जो धातु जैसा कि हम जानते हैं, जिसे हम डायमंड कहते हैं कि साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं, यानी उसकी चमक को हम देखना पसंद करते हैं। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नए तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। या नयन तारा बालक या शिशु के लिए कहा गया है कि शिशु जब मिट्टी का भरा हुआ होता है तो देखिए उसके ऊपर जब रेणु माने छोटे छोटे कण उसके मुंह पर चेहरे पर लगाए जाते हैं या लगे रहते हैं, तब उसको देखने पर बड़ा ही उसको सुंदर दिखलाया जाता है।
तो देखिए उसको लेखक ने बड़ा ही सुंदर वर्णन करने का प्रयास किया है। कहते हैं कि जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनाते हैं, देखिए उदाहरण दे रहा है कि फूल के ऊपर जब मिट्टी के छोटे छोटे कण लगे रहते हैं और उन पर जब सूर्य की किरणें जब लगती हैं तो उसमें देखिए उनकी किस प्रकार की उस कण में चमक पैदा होती है, उसको बताने का प्रयास किया है कि वही धूल शिशु के मुंह पर अपनी सहज पार्थिवता को निखार देती है। पार्थिवता से तात्पर्य मिट्टी संबंधित कहा गया है। अभिजात वर्ग से प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए। अभिजात माने सौंदर्य प्रसाधन करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के जिस प्रकार से फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए कहा गया है कि उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन के लिए अनेक प्रकार के ऐसे सामग्री बना दी, लेकिन वे कहते हैं कि मिट्टी के सामने वह भी फीके हैं। लेकिन बाल कृष्ण के मुँह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह भी सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई या उसके समान कोई नहीं है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। संसर्ग से तात्पर्य होता है संपर्क, यानी कि वर्तमान में जो हमारे जो लोग हैं वे इससे बचना चाहते हैं। हर कोई मिट्टी के पास जाना पसंद नहीं करता, यानी हर कोई मिट्टी के साथ खेलना पसंद नहीं करता। वह आसमान से अपना घर बनाना चाहती हैं, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, छोटे बालक से कहती है कि धूल में मत खेलो। हर एक इंसान कहना चाहता है कि मिट्टी से न खेलो, क्योंकि भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली समय सितारे धूल पड़ जाएंगी, यानी जब मिट्टी में जाएगा तो उसके कपड़े गंदे हो जाएगा, उसका चेहरा गंदा हो जाएगा। इस प्रकार की मन के अंतर्गत भावना उद्वेलित हो जाती है। वे कहते हैं कि जिसने भी लिखा है धन्य धन्य वह नर मेले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लहरान की। वे कहते हैं कि धन्य है वे नर माना मनुष्य जो अपने बालकों को मिट्टी से सने हुए बालकों को अपनी गोदी में उठाकर उनको खिलाते हैं। उनके लिए कहा गया है, उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठाया न रखा था। फिर कहते हैं कि धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया है, यानी उसकी प्रशंसा के क्या धन्यवाद देने का प्रयास किया है। फिर मेले शब्द में अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी है। मेले शब्द का प्रयोग मेला उसे कहा जाता है, गंदा जिसे कहा गया। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने वेद बुद्धि का भी परिचय दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। यानी लेकर कहना का तात्पर्य वे हीरो यानी चमक वाले हीरो का प्रेमी है, यानी मिट्टी के भरे हुए उन बालकों के प्रति कोई उसका परिचय नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग या संपर्क में तो मेले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी से सनी हुई देह मन शरीर से ही तो कई उपकाई ही आने लगती है। यानी जब अखाड़े की जो मिट्टी जब उसे सिंचाई जाती है तो कहते हैं उसको यदि हाथ लगा लेते हैं तो हमें भी मुंह में उपकाई आना प्रारंभ हो जाती है। जो बचपन में धूल से खिला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से सनने से कैसे वंचित रह सकता है? रहता है तो उसका दुर्भाग्य और क्या। यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्टी से सिंचा हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। यानी अखाड़े के अंतर्गत जो मिट्टी को सिंचा जाता है उससे पहले जो भी अपने देवी देवताओं को मानते हैं उनको उसको चढ़ाया जाता है। उसके बाद पहलवान अपनी पहलवानी के लिए उस अखाड़े में या उस मिट्टी के अंदर जाकर प्रवेश करता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, पसीने से तर बदन कर मिट्टी में जैसे फिसलती हैं जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। यहाँ देखिए कितना बड़ा सटीक आ गया है कि उस मिट्टी के अंदर जब पहलवान अपनी पहलवानी के लिए उतरता है तो उसके शरीर पर या उसके बदन पर इतना पसीना लथपथ हो जाता है जैसे कुआं खोद कर आदमी निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उड़ती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेट कर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि मिट्टी शरीर भी तो मिट्टी का ही तो बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता यानी जो जिसका कोई शान हो पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व यानी जिसमें सार नीत हो जीवन के लिए अनिवार्य वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही तो उपज है।
रूप रस गंध स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में है, देह और प्राण में है। चांद और चांदनी में मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। ग्राम भाषाएं यानी गांवों की भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती, यानी ग्रामीण अंचल के लोग मिट्टी को कुछ गंदा नहीं मानते। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। अमराइयों के पीछे, अमराइयों शब्द आम के बाग जिसे कहा गया है कि अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों से जो धूली सोने की मिट्टी कर देती है, यानी बाग बगीचों के अंतर्गत सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें उन बगीचे के फूल या पौधों के ऊपर, जो मिट्टी के ऊपर जब किरणें गिरती हैं, तो उन कणों के से निकलने वाले प्रकाश से उनको कहा गया है कि वे सोने के जैसे समान दिखलाई देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती हैं। यहाँ पर देखिए गोधूली वेला को बताने का प्रयास किया है। जब गोधूली में शाम या संध्या के समय जब गांव के मवेशी हैं या कुछ गाड़ियाँ जब निकल जाती हैं, तो उससे निकलने वाली जो मिट्टी है, मिट्टी की जो उड़ने वाली है, उनके जो बवंडर निकलते हैं या बादल के उपमादित किया गया, तो बड़ा ही उनको सुशोभित माना गया। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती रहती है, जो शिशु यानी बालक के मुंह पर या फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर सा जाती है, धूल उसी का नाम है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन ये गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। गोधूली बेलाएं वो गांव की एक अलग ही संपत्ति है, वो उसकी अलग ही गांव की पहचान बताया गया है, जो शहरों में बांटे नहीं पड़ती। वे कहते हैं गोधूली बेला शहरों में हम नहीं प्राप्त करते। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ है? यह कविता की विडंबना थी। और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, वह हाथी घोड़ों के पग संचालन माने पैरों के चलने से या उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालकों के पदों की धूली है। यानी गांवों के अंदर जो गोधूली बेला के समय जिसका आलेख किया जाता है, वो गायों के खूनों से उड़ने वाली मिट्टी से कहा गया है। उन्होंने ही इस गोधूली बेला को अमर किया है। नीच को दूरी समान, यानी मिट्टी है उसको नीच या तूच के समान माना है। वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से और योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस यानी एक यूनानी शासक था ने प्रवास से लौटते समय इथाका, ये भी स्थान का नाम है, कि धूली चुनी। यानी वह जब यूलिसिस प्रवास के दौरान लौटने के बाद जब इथाका पुनः लौटा, तो सबसे पहले कहते हैं उस महान सैनिक ने अपनी धरती को पहले स्पर्श किया। यूक्रेन से मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसे श्रद्धा से वहाँ की धूल का स्पर्श किया था। तो देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार के शासक या वीर सैनिकों का भी उदाहरण दिया गया कि बहुत बड़े बड़े वीर सैनिक हुए, उन्होंने भी अपनी मिट्टी को स्पर्श करने के उपरांत भी अपने उस स्थान पर जाना पसंद किया। कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति स्नेह इसकी श्रम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि गणना असूया आदि के लिए भी धूल चाटने या धूल झाड़ने आदि की क्रिया प्रचलित है। धूल, धूली और धूली और दूरी ये चारों शब्द आदि की व्यंजना अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, तो धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है यानी संदेह में है। और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन धूल कहते ही शरद के धूले उजले बादलों का स्मरण आता है। धूल के लिए श्वेत नाम यानी श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। यानी मिट्टी के विभिन्न प्रकार के कलर पाए जाते हैं। कहते हैं कि हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। लोगों को यहाँ पर देखिए ये सजेशन करने का प्रयास किया है
लोगों को सलाह देने का प्रयास किया लेखक ने। उन्होंने कहा है कि भले ही हमारे लोग इस मिट्टी को माथे पर न लगाए, लेकिन कम से कम उस पर पैर रखकर तो उसका सम्मान दें। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई ये धूल हमारी संस्कृति को क्या कहती है? जैसा कि हम जानते हैं किसान के लिए मिट्टी का कितना महत्व है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूली दिखाई देती है, भीतर की कांति से तात्पर्य चमक आँखों से ओझल रहती हैं, लेकिन हीरे अमर और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो इन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा भाई घन चोट न टूटे, कि हीरा भाई असली होता है जो बार बार घन लगाने पर भी अपनी चोट से नहीं टूटता। तो देखिए कहते हैं वे उलट कर भी चोट भी करेंगे, तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा, तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को ही माथे से लगाना सीखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इस पाठ के अंदर पाठ के लेखक रामविलास शर्मा ने बड़ा ही मार्मिक तरीके से ग्रामीण अंचल को बताने का प्रयास किया, गांव की संस्कृति को बताने का प्रयास किया कि जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें गांव की संस्कृति के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता। तो देखिए गांव के अंतर्गत जो मिट्टी है उसकी बहुत महिमा है। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने अनेक प्रकार के उदाहरण भी दिए कि सैनिक के लिए इस मिट्टी का क्या महत्व है, एक राजा के लिए इस मिट्टी का क्या महत्व है, किसान के लिए मिट्टी का क्या महत्व है, और आम नागरिक के लिए मिट्टी का क्या महत्व है, और बालक के लिए मिट्टी की सुंदरता का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी की महिमा के बारे में बताने का प्रयास किया है। अब देखिए आइए ये पाठ हमने पूरा एक बार समझने का प्रयास किया। इससे पहले भी हमने वीडियो क्लास के अंतर्गत आपको हमने ये बताया था। जिस किसी ने भी इस पाठ के पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उनको दोबारा करने की आवश्यकता है जी। जिसने नहीं किया है उनके लिए जो भी हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत आपको जो होमवर्क भेजते हैं उस होमवर्क को अपनी नोटबुक के अंतर्गत करना है। इस पाठ से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, शब्द संबंधी या कोई भी पाठ संबंधी, विषय वस्तु संबंधी, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत भेज सकते हैं। थैंक यू।